एक बार जरा सोचो, दिमाग लगा के बताओ। मैंने तुमसे कहा कि मान लो तुम पृथ्वी पर नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी, सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होगी, सबसे ज़्यादा पोल पर होगी। सरफेस पर सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? पोल पर। सबसे कम कहाँ होती है? इक्वेटर पर। और इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। और पोल से तो जी की वैल्यू, अब ये सब बातें सुन के भाई जी की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि मास चेंज होगा, mg चेंज होगा, वेट चेंज होगा, ठीक है। अब ये सब बातें सुनी। अब बातें सुनने के बाद में वर्षा ने क्या किया? इक्वेटर पर गई, इक्वेटर पर जाके वहाँ से गोल्ड खरीदा। उसने कहा कि सर यहाँ पर जी की वैल्यू कम है तो मास कम होगा, और इसे मैं जाके कहाँ बेच दूंगी? पोल पर, ठीक है। वहाँ पर मास बढ़ जाएगा। सर जी 1 किलो का 1 किलो 200 ग्राम हो जाएगा, अनुमान लगाया, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते। पहली बात तो ये कि तुम एक देश से दूसरे देश जाओगे, गोल्ड पकड़ा जाएगा। दूसरी बात ये, पोल्स पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वहाँ बस साइंटिस्ट तक नहीं रहते, तुम्हारा सोना कौन खरीदेगा, है ना। सर वहाँ जाके बढ़ क्यों रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ पर अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ के रोटेशन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर, वो नहीं लगता है, इसीलिए उसका मास वहाँ पर बढ़ रहा है। बाकी कल आप क्लास में नहीं आई थी, इसलिए आपको नहीं पता है। एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, तुमसे कह रहा है जो मेरा अर्थ है ना, तुम्हें पता है अर्थ अपने एक्सिस के अलाउंग क्या कर रहा है? सर रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अपनी एक्सिस के अलाउंग अर्थ क्या कर रहा है? रोटेशन। अगर अर्थ जो इस समय रोटेशन कर रहा है उसके अलाउंग जो रोटेशन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह हर कुछ ना कुछ जी है, कुछ ना कुछ क्या है? जी। अगर मैं किसी एंगल पर देखूंगा वहां पर जी क्या होगा? तो तुमने कल ही निकाला था जी डैश इजकल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। अरे यही तो निकाला था। ऐसे अगर ये इक्वेटर है और ये एंगल क्या होता था? इक्वेटर से, ये वाला इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर से जो एंगल होता था वो क्या होता था? थीटा। तो जी डैश की वैल्यू यही तो बचती थी। इसने कहा द एपरेंट जी एट द इक्वेटर बिकम्स हाफ। उसने कहा इक्वेटर यानी कि यहाँ पर जी डैश का फार्मूला क्या हो जाता था सर? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये हो जाती है। उसने कहा जो ये जी की वैल्यू है ना, ये क्या हो गई? ये आधी हो गई। जी की वैल्यू क्या हो गई? आधी। अगर जी की वैल्यू आधी हो गई ऑफ इट्स द वैल्यू ऑफ द सरफेस, तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डे। तो 100%। अगर बेटा अभी जी की वैल्यू कुछ है, ठीक है, तुम्हें पता है अगर यहाँ पर 9.8 होता है तो यहाँ पर 9.8 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूँ? 0.02, ठीक है, यानी कि 9.78 मीटर पर मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही तो हो जाएगी। इतनी तो कम होती है, इससे ज़्यादा कम। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा अब अर्थ तेजी से रोटेशन करने लगे, ठीक है। अगर अर्थ तेजी से अपनी एक्सिस पर घूमने लगे, यानी कि सर जी ये बढ़ेगा, ये ओमेगा ही तो बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो ये क्या होगा? कम। और इसने कहा ये कम होके पता है कितना हो गया? ये कम होके आधा हो गया, ठीक है। तो जब भैया पृथ्वी तेजी से घूमेगी तो उसका दिन भी तो कम होगा फिर। अरे अभी कितने में होता है? 24 घंटे में, फिर और भी कम में होगा। तो मैंने क्या किया? जी डैश इजकल टू जी वाई 2, तो मैंने जी वाई 2 जब रखा बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, जी इधर आया तो ये आया माइनस का जी वाई 2 माइनस का आर ई ओमेगा, माइनस से माइनस कट गया। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखूं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, तो जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई तुम्हारी कितनी आएगी? बोलो। अंडर रूट बाद में लगा देंगे, ये आएगी जी अपॉन 2RE, यही तो आई जी अपॉन 2RE। या सर जो ओमेगा की वैल्यू आई वो आई अंडर रूट जी अपॉन 2RE, सही है, ये वैल्यू आई, ठीक है। क्या आई? अंडर रूट जी अपॉन 2RE। अगर सर मैं जी का मान रख दूँ,
मान लो जी का मान कितना होता है, मान लो मैं 10 रख दूँ, मान लो मैं 10 रख दूँ, दो ऐसे ही आर ई का मान रख दूँ 6.4 गुणा 10 की घात 10 की पावर 6 मीटर। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इतना मान रख दूँ तो मेरा आंसर आएगा 8.75 गुणा 10 की घात -4 रेडियन पर सेकेंड। कितना आएगा? रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा ऑप्शन में या फिर मेरा ये आंसर आ जाएगा अगर मैं ये सारी वैल्यू रख दूंगा तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो तुमसे क्या पूछा गया है सर जी, टाइम लेंथ पूछी गई है डे की। अब तुम जानते हो t इजिकल टू क्या होता है, 2π/ω, यही तो होता है। ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। कहाँ? रे की जगह डे, हाँ ठीक है। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है तो t इजिकल टू 2π ऐसे ही, ओमेगा की जगह बताओ हम क्या रखें, ओमेगा की जगह तो √g/2r कहाँ जाएगा? ऊपर 2re/ क्या ये हो जाएगा सर? 2re/g। अब देखो t बराबर ऐसे ही, 2π ऐसे ही, 2 ऐसे ही, आर की जगह बोलो 6.4 इंटू 10 की पावर और नीचे क्या रख दो, जी की वैल्यू 10 रख दिया 10। ठीक है, इस सब की वैल्यू 10 रख दो। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7180 सेकेंड, और सेकेंड को अगर हम उसमें बदले आवर्स में तो कितने घंटे आएंगे? 2 घंटे। यानी कि तब तुम्हारा जो दिन है जो अभी 24 घंटे का होता है वो कितनी देर का हो जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, इसने कहा सपोज द अर्थ इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। अर्थ क्या करे? अपने रोटेशन की क्या कर दे? स्पीड को इंक्रीज कर दे। एट व्हाट न्यू टाइम पीरियड विल द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द इक्वेटर बिकम्स 0। सही है, तो कह रहा है इक्वेटर पर अब टाइम, इक्वेटर पर जी की वैल्यू अब क्या हो जाए? 0। इससे पहले क्या हो रही थी? g/2 क्या हो रही थी? उसने कहा कि सर जी जी डैश की वैल्यू ही क्या हो जाए, और मैं फार्मूला जो जानता हूं जी डैश इजकल टू जी माइनस RE⍵²। इक्वेटर पर ये होता है, ये किस पर होता है? और पोल पर क्या होता है? सिर्फ जी। पोल पर सिर्फ क्या होता था? जी। अगर मैं ये 0 करूंगा तो यहां लिखा g माइनस RE⍵²। इसको इधर लाया तो यहां पर ω² बराबर g/RE या ओमेगा बराबर √g/RE। क्या ये आ गया? अगर मैं टाइम पीरियड देखूं t इजिकल टू क्या होता है सर? 2π/ω, 2π/ω। और जब ओमेगा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? RE/g। ठीक है, जब ओमेगा डिवाइड में करेंगे तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2π/RE/g। अब सर अगर मैं t इजिकल टू 2π ऐसे ही, ठीक है, RE 6.4 इंटू 10 की पावर 6, जी की वैल्यू क्या ले ली मैंने? मान लो 10 ले ली। सही है, पाई की वैल्यू भी ले लो, ज़्यादा करो तो कितना? 3.14। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1.4 ओवर। ठीक है, यानी कि एक बात याद रखो सर जी, अगर इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितनी हो जाए? आधी। कितनी हो जाए? जी से आधी हो जाए तो नया रोटेशन क्या होगा अर्थ का? 2 घंटे में अर्थ कंप्लीट रोटेशन कर लेगी। लेकिन अगर इक्वेटर पर जितनी भी चीज हैं सब वेटलेस फील करें, यानी कि सबका वजन क्या हो जाए? 0, यानी कि जी की वैल्यू क्या हो जाए? 0। इसका मतलब ये है अर्थ फिर अपना एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट कर रही है? 1.4 आवर्स, 1.4 घंटे में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। यानी कि अगर तुम्हारी ये 1.5 घंटे की क्लास है तो क्या हुआ? अभी दिन निकलता और फिर 1.5 घंटे बाद फिर से दिन निकल जाता, रात होके निकल जाता दोबारा से। ठीक है, इंटेंसिटी की। अब जरा तुम सोचना, मैंने कहा न्यूटन चच्चा क्या बोले थे कि दुनिया में हर 2 चीज एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। यही तो बोले थे। इन्होंने कहा कि मान लो एक मास है ये
बड़ा मास जो मैंने क्या मान लिया, m। यहां पर कोई एक छोटा मास मान लिया, जो क्या मान लिया, स्मॉल m। 100% ये मास इसे खींच रहा है, एक दूसरे का क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी ही मैंने क्या मान ली, r मान ली, बीच की दूरी क्या मान ली, r, तो ये फोर्स जो लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है सर, F, ठीक है। और मुझे बताओ F कितना होगा, तुम बोले G, इसका मास m, इसका मास m, और यहाँ क्या हो गया, क्या यही फोर्स लग रहा है सर, G m अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होती है कि किसी भी मास पर जो फोर्स लगे, फोर्स पर यूनिट मास, उस मास का फोर्स पर यूनिट मास ही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। या तुम सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि इसकी कितनी पावर है इसे खींचने की, सही है। अब देखो अगर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां निकाली है तो यहां वाला मास नीचे लिया है, अगर यहां निकालता तो यहां वाला मास कहां लेता, नीचे। अगर मैं निकालूं सबसे पहले सर इसकी यूनिट देख लो, मुझे बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी क्या होती है, बोलो, न्यूटन पर केजी। अरे मास का क्या होता है, केजी, न्यूटन पर केजी। अगर मैं सर देखूं इसमें E बराबर, तुम बोले F की वैल्यू सर जी थी क्या, मैं बोला G m अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, स्मॉल m, नीचे क्या आ गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो G बराबर क्या बचा, Gm अपॉन आर स्क्वायर, यही तो बचा, Gm अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारी आया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला है, सही है। अगर कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, Gm अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। बेटा यहां पर F अपॉन m है, F हमारा और m नीचे अपने आप आ जाएगा। फिर इंटेंसिटी की बात कर भी रहा था तो मेरा E का फार्मूला बेसिकली सर ये था, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में देखूं, जरा ध्यान करना, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी देखूं, वेक्टर फॉर्म का मतलब है E बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या लगा दूं, आर कैप। तुम्हें पता है सर डायरेक्शन किधर होगी, अरे डायरेक्शन इधर ही तो होगी जिधर F की है, ठीक है, इधर इसी साइड में क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी। अगर मैं इसमें देखा कि सर अगर मैं वेक्टर को अगर मैं यूनिट वेक्टर को हटाऊंगा तो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यही तो लूंगा, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ई का जो फार्मूला आएगा वो आएगा Gm अपॉन आर क्यूब, साथ में क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैसा फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अब इसी के तर्ज पर एक क्वेश्चन है, मैंने कहा फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। सोचो ओरिजिन क्या है मेरा, ये है, यही तो ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन पर भी मैंने एक मास रख दिया है, ये m, ठीक है, ठीक है, कोई मास है ओरिजिन पर m है। तुमसे कहा गया है कि बताओ यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो तुम्हें पता है, सबसे पहले तुम इस वाले मास के कारण देखो, इस वाले मास के कारण यहां पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, ठीक है। अगर मैं इस वाले मास के कारण यहां इंटेंसिटी देखूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा सर, G, ये वाला मास m, दूरी क्या है 1 का स्क्वायर, ये तो लिखूंगा, फिर प्लस ये वाला मास, ये भी m, सेम मास है, ये दूरी क्या है, ऐसे ही Gm 4 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। कहां तक चल रहा है ये, इन्फिनिटी तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक। अब जरा सोचो सर, इन सब में Gm कॉमन हो गया तो 1/1, 1/4, 1/4,
16 ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब तुम देखो ये सीरीज कौन सी है, ये जीपी है, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब जीपी तुमने कैसे पता लगाया, जीपी तुमने ऐसे पता लगाया, अगर तुम इस वाले को इससे भाग करो तो कितना आएगा 1/4, इसको भी इससे भाग करो कितना आएगा 1/4। सही है, जरा सोचो सर एक बताओ, 1/4 को मैं अगले वाले से भाग करूं, अगले एक ही तो है, आंसर क्या आएगा 1/4। फिर अगले देखो 1/16 को किससे भाग करूं, फिर से आंसर कितना आएगा 1/, यानी कि सर यहां पर सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, ओफो, अगर सेम आ रहा है तो सेम का मतलब क्या हो गया, सेम का मतलब अगर सेम आए तो उसका मतलब समझ जाना ये कौन सी श्रेणी है, जीपी है, ठीक है। और जीपी में इनफाइनाइट का एडिशन क्या होता है, इनफाइनाइट का एडिशन होता है, पहला सबसे पहले क्या है यहां पर 1/1 माइनस जो ये अंतर आ रहा था वो अंतर, ठीक है, जो अंतर आ रहा था वो क्या हो गया अंतर। अब देखो यहां पर क्या हो गया जीएम, यहां क्या बचा 3/4, तो 4 कहां गया, तो क्या हो गया 4/, तो यानी कि सर ई का जो मान आया वो आया 4/3 जीएम। बात समझ में आ रही है। ये अब सर डायरेक्शन किधर होगी, सबकी डायरेक्शन इस साइड में होगी ओरिजिन की तरफ, ठीक है, सबकी डायरेक्शन कहां होगी ओरिजिन की तरफ होगी। ये तुम्हारा ई का आ जाएगा फार्मूला। ये स्फीयर है, कैसा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड में जानते हो जो ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। इस पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर का मास मान लिया मैंने m, मास m, ये इसका क्या मान लिया सेंटर, यहां इसकी ये मान ली रेडियस, जो रेडियस कितनी है मेरी r, मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और एक पॉइंट, ठीक है। मैंने कहा यदि यहां से यहां तक की दूरी r है, सही है सर, यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R तुम्हें पता ही है, और अंदर जो पॉइंट लिया है वहां दूरी क्या मान ली, मैं तुम्हें A, B और C पॉइंट पर क्या निकलवाने के लिए कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये कैसा है सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर है, अगर मैं कहूं एट ए पॉइंट पर क्या होगा, तो ए पॉइंट पर देखो तुम बोले सर जी ले लिया, अब ए पॉइंट से एक इमेजिनरी तुमने ये डाल दिया, इमेजिनरी का मतलब है मान लो ऐसे गोला है, ठीक है स्फीयर, इसके अंदर टोटल मास कितना है एम ही तो है, तो जी एम, दूरी कितनी है यहां से यहां तक, सही है। अब मैं क्या कहूं, कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, टोटल मास अंदर कितना है दूरी कितनी है कैपिटल आर का स्क्वायर। अब मैं तुमसे कहूं एट सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पर वैसे तो डेरिवेशन करके आता है, लेकिन सी पॉइंट पर देखो मास तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा ना, मास क्या हो गया है, तो डेरिवेशन करने के बाद में ये याद कर लेना क्या आता है, सी पॉइंट पर जी एम आर डैश अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यू, ठीक है, क्या आता है जी एम आर डैश अपॉन आर क्यू, सही है, ये आएगा। अब मैं अगर इसका ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इधर तो है R और इधर क्या है E। अब तुम बताओ अगर मैं सेंटर पर होऊंगा R की वैल्यू क्या होगी 0, अगर सेंटर पर होऊंगा तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर मैं इसमें R डैश की वैल्यू लिखूंगा तो R डैश 0 करूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे R डैश क्या हो रही है, आर डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी बढ़ेगी, यानी कि सर पहले तो ये ऐसे रहेगा, कब तक ऐसा रहेगा, जब तक ये कहां नहीं पहुंच जाता सरफेस पर, कहां नहीं पहुंच जाता, जैसे ही मैं सरफेस पर पहुंचा बी पर आ गया,
देखो निकलते 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 मैं कहाँ गया, बी पर। बी पर आया, तुरंत मेरा क्या हो गया, GM अपॉन, समझ में आ रहा है? कुछ सोचो सर जी। पहले देखो आर तो तुम्हारा कांस्टेंट है, आर क्या है भाई, स्फीयर का जो आर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जी है कांस्टेंट है, स्फीयर का मास भी क्या है, कांस्टेंट। अब मैंने कहा अगर मैं बाहर की ओर आ रहा हूं तो मेरा आर बढ़ रहा है, तो जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। अगर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के तो यानी कि ये ऐसे बढ़ेगा, सीधे बढ़ेगा, सीधे बढ़ता गया, कोई बात नहीं। कब तक सीधे बढ़ेगा, जब तक मैं कहां नहीं आ जाता, सरफेस पर। सरफेस पर आने पर, जैसे ही सरफेस पर आया यानी कि बी पॉइंट पर आ गया तो क्या हो गया, GM अपॉन आर स्क्वायर, यही तो हो गया। उसके बाद में अब देखो अगर मैं बाहर जाऊंगा, कहां निकलूं, बाहर। बाहर निकलूंगा तो इस पर आऊंगा, इस पे तो आऊंगा, यानी कि इसका मतलब है सर ई अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर स्क्वायर के। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ग्राफ कुछ इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। यहां ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ऐसा ही ग्राफ कहां बना था, जी और आर में, जो कल बनाया था जी और आर में, वो भी तो ऐसा ही ग्राफ था, ठीक। करते हैं बेटा यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, कैसे, हालो स्फीयर की तरीका। अब देखो कैसे, एक हालो स्फीयर है, हालो स्फीयर जानते हो, खोखला, ठीक है सर, खोखला है, इसका मास अब भी मैंने क्या मान लिया, m। मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट A, यहां से लेके यहां तक दूरी क्या मान ली, मान लो r मान ली, ठीक है। यहां से यहां, अच्छा कोई पॉइंट B ले लिया, ये दूरी क्या मान ली, कैपिटल R मान ली। एक कोई पॉइंट और ले लिया, वहां क्या मान ली, C पॉइंट पर R डैश मान ली, क्या मान ली, R। अब जरा सोचो सर, अगर मैं A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूंगा तो आप बोले इसके अंदर, इसके अंदर मास कितना आएगा, इसके अंदर मास कितना आएगा, m आएगा, GM अपॉन आर स्क्वायर, GM अपॉन आर। अगर मैं यहां पर देखूंगा B पॉइंट पर, B पॉइंट पर देखूंगा तब कितना आएगा, GM। देखो इसके अंदर भी तो यही पूरा मास है, ठीक है, और रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं C पॉइंट पर देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, क्यों जीरो हो गया भाई, अंदर हर जगह जीरो क्यों हो गया, क्योंकि सर अगर अंदर मैं मास देख रहा हूं तो अंदर तो मास है ही नहीं, कहीं बिल्कुल मास ही नहीं है। अगर m ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, जब m ही नहीं है, m जीरो हो गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस से मतलब ही नहीं किसी प्रकार का। अगर मैं इसका ग्राफ को मेंशन करूं, जरा सोचना इसका ग्राफ, सर एक डायरेक्शन में E हो गया और एक डायरेक्शन में क्या हो गया तुम्हारा, R हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जरा सोचो सर, अगर मैं सेंटर पर हूं तब भी E की वैल्यू क्या है, जीरो। सेंटर से आगे आ रहा हूं तब भी E की वैल्यू क्या, कहां तक जीरो है, जब तक मैं कहां नहीं पहुंच जाता, सरफेस पर। यानी कि मैं सरफेस पर पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गया, तो यहां पर पहुंचा। अब यहां पर पहुंचते ही यहां डायरेक्ट कितना हो गया, डायरेक्ट कितना हो गया, वही GM अपॉन आर स्क्वायर, यही तो हो गया। इसके अगले जब मैं बढ़ूंगा तो GM अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। यानी कि अब ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा। यानी कि सर पहले मेरा ग्राफ कैसा था, पहले ऐसा था, यही तो है, पहले ऐसा था, उसके बाद में अब ग्राफ ऐसे आ गया। यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और पहले क्या था, ये पहले जीरो था, पहले क्या था, पहले जीरो। तो ये इसका ग्राफ हो जाता है। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं रिंग की बात कर रहा हूं, इधर देख लो आप, रिंग की बात कर रहा हूं सर, एक रिंग है, ठीक है। देखो इसका भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। रिंग, तुम्हें पता है रिंग की रेडियस क्या होगी सर, r। रिंग की कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस। अगर इस रिंग के सेंटर से मैं इधर गया और कोई डिस्टेंस स्मॉल r पर, ध्यान करना स्मॉल r पर, मैंने तुमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल r डिस्टेंस पर तुम्हारी क्या हो जाएगी।
तो इसका बस खाली फार्मूला याद कर लो, वो होता है GM अपॉन GM R, ये R है, R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 3/2, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और याद रखना बच्चों, ये मैक्सिमम कहाँ होगी, ये बहुत याद रखना, ये मैक्सिमम कहाँ होगी। तो देखो अगर तुम खुद बताओ मुझे, अगर मैं धीरे 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 आऊँ तो मैं सेंटर पर आ जाऊंगा। अगर मैं सेंटर पर आया तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो एट सेंटर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू 0 आई तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, ई की वैल्यू 0। इसका मतलब ये है सर 0 है, पहले बढ़ेगा बढ़ेगा फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, तो कोई एक ऐसा डिस्टेंस तो रहेगा जहां पर ये मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम कहां पर रहेगा, तो ध्यान रखना ई मैक्सिमम कहां रहेगा, ये तो ई मैक्सिमम ये रहेगा आर बराबर आर बटे अंडर रूट, ठीक है, कहां रहेगा आर बराबर आर बटे अंडर रूट 2 पर ये क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, एक तरफ E और एक तरफ R, तो इसका जो ग्राफ बनेगा 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम कहां पर होगा, तो तुम बोले R बटे अंडर रूट 2 पर ये क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। सर मुझे मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, अगर तुम्हें मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो स्मॉल r की जगह क्या रख दो कैपिटल R बाई रूट 2। अब सर ये मैक्सिमम आया कहां से ये तो बता दो, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करा मैंने R के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहले मैंने ये आया कहां से, ये मैं हल्का बता दे रहा हूं, वैसे तो मैं IIT में ही बताते हैं हम लोग, ये DE ओवर DR किया हमने, DE ओवर DR करके वैल्यू आई, फिर हमने इसको क्या कर दिया DE ओवर DR को क्या कर दिया 0 कर देंगे, तो वहां से हमें वैल्यू आई स्मॉल r बराबर कैपिटल R बटे अंडर रूट 2, ठीक है। तो तुमको ये डिफरेंशिएशन में जाना नहीं है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन है नीट के पर्पज से भी, तो हम लोग सिर्फ ई मैक्सिमम पे करें। ई मैक्सिमम हमेशा क्या होता है R बराबर R बटे अंडर रूट 2, ठीक है। ये तुम्हारा ई मैक्सिमम है जो R बटे अंडर रूट 2 डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम, इसका इस टाइप से रहता है ग्राफ।